2026 के शुरुआती महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी सशस्त्र बलों के लिए बिल्कुल योजना के अनुसार नहीं गए हैं। यूक्रेन ने रूस में अपने रोजाना लंबी दूरी के हमलों की संख्या और उनसे होने वाले नुकसान दोनों में काफी बढ़ोतरी की है। जापोरिजिया और निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट सीमा पर यूक्रेनी जवाबी हमले ने 400 से ज्यादा वर्ग किमी अहम इलाका फिर से कब्जे में लिया है। जैसे ये और यूक्रेन की दूसरी सफलताएं पुतिन का खून खौलाने के लिए काफी नहीं थी, अब पुतिन के सामने एक नई मुसीबत आ गई है, ग्लाइड बॉम्ब। यूक्रेन ने अपनी मिराज 2000 लड़ाकू विमानों से रूसी मोर्चे और उसके पीछे के नज़दीकी इलाकों में AASM हैमर ग्लाइड बम गिराने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए इस यूक्रेनी नवाचार पर नज़र डालते हैं। ये युद्ध की दिशा कैसे बदलता है और पुतिन इसे रोकने में किस तरह बेबस हो सकते हैं। अब फरवरी 2026 के अंत में एक यूक्रेनी मिराज 2000 लड़ाकू विमान का वीडियो सामने आया, जिसमें वह रूसी ठिकानों पर AASM हैमर ग्लाइड बम गिरा रहा था। पहली बार यूक्रेनी मिराज विमानों के फ्रंटलाइन आक्रामक मिशनों में इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। पिछले साल के अधिकांश समय में यूक्रेन के छोटे मिराज बेड़े का मुख्य रूप से रक्षात्मक रूप में उपयोग किया गया है, जो यूक्रेन की वायु रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। वे यूक्रेन के शहरों और मुख्य बुनियादी ढांचे को फ्रंट लाइन से दूर रक्षा कर रहे हैं और अपनी इंफ्रारेड व रडार निर्देशित एयर टू एयर मिसाइलों से रूस की उन्नत क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूक्रेन उनका इस्तेमाल हमलों में भी कर रहा है। इनका इस्तेमाल उसी तरह बदला जैसे यूक्रेन के शस्त्रागार में अन्य पश्चिमी फाइटर जेट्स लॉकहीड मार्टिन F-16 के साथ हुआ। बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स और नॉर्वे ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं। 2025 के अंत तक यूक्रेनी वायुसेना को 38 F-16 सौंपे गए, जिनमें 24 नीदरलैंड्स और 14 नॉर्वे से थे। नॉर्वे के अधिकतर विमान पुर्जों के लिए उपयोग हुए। डेनमार्क ने आगे 19 और बेल्जियम ने 30 देने का वादा किया है, जिनमें से कुछ पहले ही दिए जा चुके हैं और बाकी 2026 में दिए जाएंगे। मिराज 2000 की तरह पहले F-16 विमानों का भी लगभग पूरी तरह से शहरों के ऊपर रक्षात्मक हवाई गश्त के लिए ही महीनों तक इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी निर्मित ये लड़ाकू विमान अगस्त 2024 में यूक्रेन पहुंचने के बाद यूक्रेनी F-16 बेड़े की संख्या दर्जनों तक बढ़ने के बाद ही कुछ विमानों का इस्तेमाल अमेरिकी क्रूज मिसाइलों और सटीक ग्लाइड बमों के साथ आक्रामक बमबारी में हुआ। लेकिन यूक्रेन ने ऐसा लगता है कि अपने कुछ मिराज विमानों का इस्तेमाल आक्रामक कार्रवाइयों में बिना बड़ी संख्या की डिलीवरी का इंतजार किए ही कर लिया, जबकि F-16 विमानों के मामले में उन्होंने पहले बड़ी संख्या का इंतजार किया था। यूक्रेन इन दोनों प्रकार के जेट विमानों का आक्रामक कार्रवाइयों में कैसे इस्तेमाल करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने हमलों में किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन के F-16 विमान एक बार में 8 तक GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम या SDB ले जा सकते हैं। ये GPS INS निर्देशित बम 285 पाउंड वजनी होते हैं और ऊंचाई से छोड़े जाने पर इनकी रेंज 40 नॉटिकल मील तक होती है। सितंबर 2024 में अमेरिका ने यूक्रेन के F-16 विमानों पर AGM-154 जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन या JSO ग्लाइड बम के इस्तेमाल की भी मंजूरी दी थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में अभी इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। तकनीकी रूप से यूक्रेन के F-16 विमानों के लिए AGM-158 जैसम स्मार्ट बम ले जाना भी संभव है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कदम भी अभी तक नहीं उठाया गया है। अब यूक्रेन के मिराज विमानों को भी GBU-39 और JDAMA, जो कि एक और अमेरिकी गाइडेड ग्लाइड बम है, ले जाने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। फिलहाल वे फ्रांसीसी ग्लाइड बम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिलिए AASM हैमर से। AASM का मतलब है आर्मेंट, एयर, सोल, मॉड्यूलर और हैमर का मतलब है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एक ऑल वेदर स्मार्ट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ हथियार है। फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस द्वारा डिजाइन किया गया है। ये नज़दीकी हवाई समर्थन और गहरे स्ट्राइक मिशनों के लिए बना है। हैमर पहली बार 2007 में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना विमानन के साथ सेवा में आया था।
इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी जबरदस्त लचीलापन है, जो इसे विभिन्न बम आकारों के साथ इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, जिनमें 275, 550, 1100 और 2200 पाउंड की कॉन्फ़िगरेशंस शामिल हैं। सिस्टम की मॉड्यूलैरिटी बमों में अलग अलग मार्गदर्शन और प्रणोदन प्रणालियों को जोड़ने देती है, जिससे गोला बारूद को जरूरत के हिसाब से अधिक रेंज और सटीकता मिलती है। 3 मूल प्रकार है। बेसलाइन वेरिएंट SBU-38 एक हाइब्रिड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को GPS मार्गदर्शन के साथ जोड़ता है। मार्गदर्शन प्रणाली एक साधारण बम को स्मार्ट गाइडेड बम में बदल देती है, जिससे यह सभी मौसमों में काम कर सकता है और इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP लगभग 33 फीट होता है। SBU-54 वेरिएंट बेसलाइन SBU-38 मॉडल में सेमी एक्टिव लेजर होमिंग जोड़ता है। यह गोला बारूद को लेजर द्वारा चिन्हित लक्ष्यों पर निशाना साधने की अनुमति देता है, जिससे यह चलते हुए लक्ष्यों पर कहीं अधिक सटीकता के साथ हमला कर सकता है। SBU-54 दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है और गतिशील युद्ध परिस्थितियों में काफी बेहतर सटीकता प्रदान करता है। अंत में SBU-64 में SBU-38 में मौजूद INS GPS क्षमताओं के साथ साथ इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग भी शामिल है। यह वेरिएंट गोला बारूद को मेमोरी में संग्रहित एक संदर्भ छवि के साथ लक्ष्य क्षेत्र का मिलान करने की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न परिस्थितियों और मिशन प्रकारों में दिन और रात दोनों समय में अत्यंत सटीक हमले संभव हो पाते हैं। ये साफ नहीं कि यूक्रेन के मिराज 2000 कौन सा हैमर वेरिएंट गिरा रहे हैं, पर संभव है तीनों ही हो। इन सभी वेरिएंट्स के कारण हैमर नज़दीकी हवाई समर्थन और गहरे हमलों में प्रभावी है, क्योंकि इसे स्टैंड ऑफ दूरी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे विमान रूसी हवाई रक्षा से सुरक्षित रहता है। तीनों की रेंज लगभग 43 मील है, लंबाई 10 फीट से थोड़ी ज़्यादा है, व्यास लगभग 1 फीट है और विंग स्पैन 2.5 फीट से थोड़ा ज़्यादा है। ये साफ नहीं है कि यूक्रेन हैमर पर कौन से आकार के वॉरहेड्स लगा रहा है। संभावना है कि ज़्यादातर मामलों में 550 पाउंड वेरिएंट ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा तैनात किया गया है, खासकर स्थिर लक्ष्यों पर। और फिलहाल कम से कम यूक्रेन अपने हैमर के साथ मुख्य रूप से ऐसे ही लक्ष्यों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन में युद्ध ने आधुनिक युद्ध लड़ने के तरीके को बुनियादी रूप से बदल दिया है। खासकर युद्ध में FPV और फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन के व्यापक उपयोग से मोर्चे की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। 2 खाईबंद बटालियनों के बीच नोमेंस लैंड के दिन शायद अब खत्म हो गए हैं। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन यूक्रेनी बलों को सबसे आगे की रूसी पोजीशनों के पीछे भी अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं, और इसका उल्टा भी सच है। ड्रोन से पुनः आपूर्ति होने पर जमीनी आपूर्ति कटने पर भी पोजीशन बनाए रखी जा सकती है, लेकिन ड्रोन का मतलब है कि आगे की पोजीशनों से 20 मील तक कोई भी जगह सुरक्षित नहीं। अब पुराने समय का वो कॉन्सेप्ट जिसमें फ्रंटलाइन फोर्सेस को मोर्चे के पीछे के नज़दीकी इलाके से कंट्रोल और सप्लाई किया जाता था, खत्म हो रहा है। इसके बजाय मोर्चे के पीछे का नज़दीकी इलाका एक तरह का रसद क्षेत्र बन गया है, जो मोर्चे की सक्रिय रेखा का हिस्सा है। यही यूक्रेन के मिराज विमानों से गिराए गए ग्लाइड बमों का सबसे विनाशकारी असर दिखता है। ये लॉजिस्टिक जोन वो जगह है जहां रूसी रेजिमेंट और ब्रिगेड गोला बारूद, ईंधन व अन्य सामान जमा करती है। यही जगह है जहां रूसी सैनिकों को ग्रे जोन और आगे हमले के लिए इकट्ठा करते हैं। अक्सर यहाँ उनकी रक्षा सबसे कमज़ोर होती है और सैनिक व उपकरण असुरक्षित रहते हैं। असल में यूक्रेन की हालिया सफलताएं रूसी फ्रंटलाइन एयर डिफेंस को नष्ट करने में हैं। ये भी उन वजहों में से एक हो सकती है कि हम मिराज विमानों को मोर्चे पर ग्लाइड बम गिराते हुए F-16 विमानों की तुलना में कहीं पहले देख रहे हैं। संभावना है कि अंतराल आ गई है। अगर आप यूक्रेन युद्ध की ताज़ा और गहरी जानकारी चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व और अन्य अहम जगहों की ताज़ा खबरें व विश्लेषण मिले। मिराज ड्रॉप ग्लाइड बम रूस की हालिया फ्रंटलाइन बढ़त को खत्म करने में अहम साबित हो सकते हैं, चाहे इसके पीछे जो भी कारण हो। ग्लाइड बम CAB, जिन्हें फैब ग्लाइड बम भी कहा जाता है, रूसी निर्देशित हवाई बम है
जो बिना दिशा वाले सोवियत काल के फैब बमों को एकीकृत ग्लाइडिंग और करेक्शन मॉड्यूल यानी UMPK की मदद से सटीक निर्देशित हथियारों में बदल देते हैं। ये ग्लाइड किट्स बमों में पंख और गाइडेंस सिस्टम जैसे GPS, लेजर या इंफ्रारेड जोड़ती है, जिससे वे छोड़े जाने के बाद दसियों मील तक ग्लाइड कर सकते हैं। इससे रूसी विमानों को यूक्रेन के अंदर गहराई तक हमला करने और हवाई सुरक्षा के खतरे को घटाने में मदद मिली है। रूस के FAB आमतौर पर AASM हैमर या GBU-39 की तुलना में बड़े और ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। FAB 250 सबसे छोटा वेरिएंट है जो 250 किलोग्राम या लगभग 550 पाउंड का बम है। एक FAB 1500 वेरिएंट भी है जिसमें लगभग 1488 पाउंड या 675 किलोग्राम विस्फोटक भरा होता है और इसकी ग्लाइड रेंज आमतौर पर लगभग 30 से 45 मील मानी जाती है। और फिर है सबसे बड़ा बॉस FAB 3000, जिसमें और भी बड़ा वारहेड होता है, लेकिन इसके भारी वजन और ड्रैग के कारण इसकी ग्लाइड रेंज भी लगभग 30 से 40 मील के आसपास ही रहती है। हाल ही में रूस ने एक नया ग्लाइड बम भी पेश किया है जिसका नाम है UMPB-5R। बताया जाता है कि इसमें 550 पाउंड का पेलोड है और यह एक चीनी SW-800 प्रो वाईजेट इंजन की मदद से 125 मील तक जा सकता है। अब रूस बड़े पैमाने पर ग्लाइड बमों का इस्तेमाल कर मजबूत ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर आम नागरिकों में दहशत फैला रहा है। मिर्नोराड और कोस्त्यांतिनुका जैसे शहरों के पूरे मोहल्ले इन्हीं के कारण मलबे में बदल गए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार जब से 2022 में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमाएं पार की हैं, रूस ने यूक्रेन पर 51,000 से ज़्यादा गाइडेड एरियल बम गिराए हैं, जिनमें ज़्यादातर FAB और CAB ग्लाइड बम है और वे रुक नहीं रहे हैं। सिर्फ जनवरी 2026 में रूसी सेनाओं ने 5,717 ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया, जो दिसंबर 2025 की तुलना में 26% ज़्यादा है। युद्ध के अधिकांश समय के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा बम गिराने का रिकॉर्ड 17 अक्टूबर 2025 को बना था, जब रिपोर्ट के अनुसार 268 ग्लाइड बम गिराए गए थे। उस रिकॉर्ड को बाद में 27 फरवरी को तोड़ा गया, जब रूसी सेनाओं ने एक ही दिन में 328 गाइडेड एरियल बमों का इस्तेमाल किया। अब F-16 और अब मिराज द्वारा गिराए गए ग्लाइड बमों की वजह से रूस एक कड़वी सच्चाई का सामना कर रहा है। ग्लाइड बमों को गिराना मुश्किल है, लेकिन इन्हें बनाना अपेक्षाकृत सस्ता है। रूसी फैब्स की कीमत लगभग 20 से 30,000 डॉलर प्रति बम आंकी गई है। कम लागत होने से इन्हें गिराने में महंगी प्रिसीशन गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं। ये सच है कि यूक्रेन ने ऐसे सिस्टम से फैब्स गिराए हैं। सिर्फ सितंबर से नवंबर 2025 के बीच ही यूक्रेनी वायु रक्षा ने कथित तौर पर 100 तक ग्लाइड बमों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के पास इतना बजट नहीं है कि वह उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सके जिनकी कीमत गिराए जाने वाले ग्लाइड बमों से दसियों या सैकड़ों गुना ज्यादा है। और भले ही उसके पास बजट हो, दुनिया भर में इतनी मिसाइलें नहीं हैं कि इस इस्तेमाल को सही ठहराया जा सके, खासकर जब FAB बम हर महीने हजारों गिर रहे हैं और रुकने के संकेत नहीं हैं। इसलिए यूक्रेन ने इन्हें जड़ से खत्म करने पर ध्यान दिया है। उन्होंने FAB बम ले जाने वाले रूसी बम वर्षकों, खासकर उनके Su-34 विमानों को मार गिराने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि वे घातक पेलोड न गिरा सके। लंबी दूरी के यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में FAB बम डिपो और उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाकर आपूर्ति बाधित की है। यूक्रेन और नाटो एंटी ग्लाइड बम ड्रोन जैसे फ्रांसीसी DWS-1 का परीक्षण कर रहे हैं, जो उड़ान में केप्स को नष्ट करने के लिए बने हैं। लेकिन इस बीच रूस औद्योगिक स्तर पर आधुनिकीकृत FAB बम तैयार कर रहा है। अनुमान है कि भंडारण में सैकड़ों हजारों सोवियत युग के किट्स हैं। रूस ने घोषणा की है कि वो 2025 के अंत तक इन ग्लाइड बमों को UMPK के साथ आधुनिकीकृत करने की प्रक्रिया को बढ़ाकर सालाना 1,20,000 तक ले जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि FAB उत्पादन केंद्रों पर यूक्रेन के हमलों से कार्यक्रम कितना बाधित हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस हर महीने करीब 3,500 ग्लाइड बम बना रहा है और CAB अब सीरियल प्रोडक्शन में है और कई मोर्चों पर बड़ी संख्या में तैनात किए जा रहे हैं। इस बीच
यूक्रेन के पास अब तक ऐसा कोई समकक्ष हथियार नहीं था जो रूस के लॉजिस्टिक्स जोन और फ्रंटलाइन शहरों को इसी तरह की क्षति पहुंचा सके। देखना होगा कि यूक्रेन अपने ग्लाइड बमों का उपयोग ऐसे ही करता है या रूसियों से एक कदम आगे निकलने के लिए फिर से नए तरीके खोजता है। यूक्रेन को मिराज और F-16 से गिराए जाने वाले ग्लाइड बमों की प्रभावशीलता रूस के बराबर या ज्यादा करने के लिए दो मुख्य बाधाएं पार करनी होंगी। यूक्रेन की योजनाओं के सामने पहली बाधा उसकी फिलहाल सीमित मिराज विमानों की फ्लीट है और कुछ हद तक F-16 विमानों की भी। रूस 4 अलग अलग विमानों का इस्तेमाल FAB बम गिराने के लिए कर सकता है। सुखोई Su-34 फाइटर बॉम्बर, टुपोलेव Tu-22 एम थीन लॉन्ग रेंज बॉम्बर, सुखोई Su-24 अटैक जेट और MiG-31 के इंटरसेप्टर। अनुमान है कि उनके पास लगभग 130 Su-34 विमान हैं, करीब 60 Tu-20 2 M3 बॉम्बर हैं, लगभग 200 से 250 Su-24 अभी भी सेवा में हैं और केवल लगभग 20 से 30 विशेष MiG-31 के वेरिएंट हैं जो भारी स्टैंड ऑफ हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इसके विपरीत यूक्रेन के पास अधिकतम कुछ दर्जन F-16 और कुछ ही मिराज विमान हैं। समझा जाता है कि यूक्रेन को 2025 के दौरान 3 मिराज विमान मिले थे, जिनमें से एक तकनीकी खराबी के कारण पहले ही खो चुका है और 2026 में डिलीवरी के लिए तय है, क्योंकि वह उन्हें F-4.5 जनरेशन डसॉल्ट राफेल में अपग्रेड कर रहा है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि कितने विमान कब डिलीवर होंगे। सीमित संख्या से उनकी रणनीति प्रभावित हो रही है। इतने कम विमान उपलब्ध होने के कारण और इन जेट्स की इतनी महत्वपूर्ण रक्षात्मक भूमिका होने के चलते ये समझा जा सकता है कि यूक्रेन इन्हें फ्रंट लाइन पर अत्यधिक जोखिम में डालने से क्यों हिचक रहा है। AASM हैमर की कम रेंज के कारण जब विमान बम गिराने फ्रंट लाइन के पास जाते हैं तो रूसी एयर डिफेंस का खतरा रहता है। जैसे जैसे यूक्रेन का बेड़ा बढ़ेगा और वो अग्रिम मोर्चे पर तैनात रूसी एयर डिफेंस कमजोर करेगा, यह समस्या घटती जाएगी। हालांकि दूसरी समस्या को हल करना यूक्रेन के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है, यानी उसके पास इतनी संख्या में ग्लाइड बम जुटाना जिससे कोई बड़ा फर्क पड़ सके। रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक सफ्रान का AASM हैमर उत्पादन सिर्फ नाम मात्र का था। सालाना उत्पादन लगभग 200 से 250 यूनिट के आसपास आका गया था। इसका मतलब है कि 2007 से अब तक अधिकतम कुल भंडार 3000 से 4000 के बीच हो सकता है। ये रूस के फैब्स के मौजूदा मासिक उत्पादन से भी कम है। 2022 से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, जिसका कारण यूक्रेन युद्ध की मांगे, फ्रांस और नेटो की रक्षा नीति में बदलाव और साफ्रान द्वारा उत्पादन क्षमता में बड़ा निवेश है, जिसमें उसके मॉन्टल्यूसॉन संयंत्र में उन्नयन भी शामिल है। सफ्रान ने 2023 में अनुमानित 500 हैमर बनाए, 2024 में 830 और 2025 में 1000 से अधिक बनाए। 2024 में फ्रांसीसी संसद ने सरकार को यूक्रेन को हर साल 600 AASM हैमर बॉम्ब की नियमित आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध किया। शुरुआत में सहायता में फ्रांसीसी सैन्य भंडारों से आपातकालीन हस्तांतरण था। 2024 और 2025 में हासिल की गई बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता ने यूक्रेन को लगातार नए बमों की आपूर्ति करना संभव बना दिया है। साथ ही साथ फ्रांसीसी भंडार को भी फिर से भरना संभव हुआ है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ये 600 बम प्रति वर्ष अभी भी रूस के उत्पादन लक्ष्यों से 200 गुना कम है। इस गति से यूक्रेन के ग्लाइड बम रूस के FA-20 जैसा विनाशकारी असर डाल सकते हैं, ये देखना मुश्किल है। GBU-39 BS के साथ भी यही कहानी है। यूक्रेन के मिराज विमानों को इन बमों को अपने F-16 के साथ ले जाने के लिए संशोधित करना पूरी तरह से संभव है। सैद्धांतिक तौर पर यूक्रेन तक पहुंचाने के लिए ये कहीं ज्यादा उपलब्ध है। अमेरिकी वायुसेना ने 24,000 GBU-39 BSD-BS की खरीद की योजना बनाई है, जिनमें से 2005 में उत्पादन शुरू होने के बाद से 17,000 से अधिक पहले ही बनाए जा चुके हैं। 2026 तक बोइंग हर साल 2,500 बम बना रहा है, जो पहले के न्यूनतम 750 प्रति वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा है। यह उत्पादन $6.9 अरब के लॉट 20 अनुबंध के तहत और बढ़ने की उम्मीद है, जो
2035 तक उत्पादन का समर्थन करता है। हालांकि यूक्रेन अकेला नहीं है जिसे तुरंत GBU-39B बमों की जरूरत है। मई 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने पोलैंड को 1400 GBU-39B बमों की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी, जो नेटो की पूर्वी रक्षा स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। $180 मिलियन के इस सौदे में लॉजिस्टिक सपोर्ट, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए निष्क्रिय गोला बारूद शामिल है। पिछले अनुबंधों में मोरक्को को $86 मिलियन में 500 यूनिट्स और रोमानिया को $84 मिलियन में 400 यूनिट्स की बिक्री शामिल है, जो इस बम की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता और एकीकरण में लचीलापन को दर्शाता है। लगभग $57,800 की अनुमानित लागत के साथ ये अपनी तरह का सबसे किफ़ायती और बहुउपयोगी गोला बारूदों में से एक है। लेकिन अब जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों जैसे पैट्रियट पैक-3 एयर डिफेंस मिसाइलों के साथ हुआ, यूक्रेन को GBU-39B बमों के लिए एक गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, और वो है इजराइल। जैसे पैक-3 मिसाइलों के केस में हुआ, वैसे ही यूक्रेन GBU-39B बमों के लिए भी प्राथमिकता सूची में नीचे है, खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के चलते। फरवरी 2025 में अमेरिकी विदेश विभाग ने इजराइल को 2166 GBU-39B बम बेचने की मंजूरी दी, जो कि $6.75 अरब के हथियार पैकेज का हिस्सा था। अब मार्च 2026 में जब मध्य पूर्व जल रहा है, बोइंग ने इजराइल के साथ $289 मिलियन का सीधा अनुबंध किया है, जिसके तहत वह लगभग $57,800 प्रति यूनिट की कीमत पर 5,000 तक GBU-39B बम सप्लाई करेगा। अब डिलीवरी 36 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लगता है कि भंडार कम है या पहले ही अन्य कामों के लिए चिन्हित हो चुके हैं। अमेरिका या इजराइल द्वारा ईरान पर GBU-39 के इस्तेमाल का सबूत नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में बेचे और खर्च हो रहे अन्य मिसाइलें व बम दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल कभी भी हो सकता है। जैसे पाक-3 मिसाइलें, जिन्हें अमेरिका ने 3 दिन में ईरान से आ रही मिसाइलों ड्रोन के खिलाफ उतना इस्तेमाल किया जितना यूक्रेन को अब तक नहीं मिला। 2022 से यूक्रेन उम्मीद नहीं कर सकता कि अमेरिका ग्लाइड बमों के मामले में उसके हितों को इजराइल से ऊपर रखेगा। शायद इसका समाधान अंततः यही होगा कि यूक्रेन खुद अपने ग्लाइड बम तैयार करे और बनाए, और युद्ध के कई क्षेत्रों में उसकी नवाचार क्षमता को देखकर इस संभावना के खिलाफ दांव लगाना मूर्खता है। फिलहाल हमें देखना होगा कि यूक्रेन इस मुश्किल का हल कैसे निकालता है और सीमित ग्लाइड बमों से क्या फर्क पड़ता है। 5 सैन्य एयरबेस पर सफलतापूर्वक हमला किया गया, 15 सैन्य विमान नष्ट किए गए। यूक्रेन सुरक्षा सेवा या SBU के अनुसार एयरबेस और विमानन बुनियादी ढांचे को $1 अरब से अधिक का नुकसान पहुंचाया गया है। यही तबाही उसकी अल्फा स्पेशल फोर्सेस ग्रुप ने सिर्फ 2025 में रूस की एरोस्पेस फोर्सेस या VKS पर मचाई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ये जरूर तकलीफदेह होगा, लेकिन उनके लिए हालात और भी मुश्किल है, क्योंकि इन नुकसानों की भरपाई उतनी आसान नहीं होगी। विशाल टुपोलेव विमान कंपनी की समस्याएं उसके मुख्य रणनीतिक बमवर्षकों और दोहरे उपयोग वाले यात्री विमानों की डिलीवरी में बढ़ते संकट का संकेत देती हैं। तो चलिए इन दोनों कहानियों में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमें यूक्रेन के हमलों के परिणाम स्वरूप रूस की वायुसेना की स्थिति और उसे बनाने वाले सैन्य औद्योगिक तंत्र के बारे में क्या बताती हैं। स्पष्ट रूप से कहे तो SBU द्वारा दावा किए गए रूसी नुकसान रूस की सैन्य विमानन तंत्र पर लगाए गए एकमात्र नुकसान नहीं है। ये सिर्फ SBU की अल्फा यूनिट का काम है और सिर्फ 2025 में हुए हैं। और जैसा कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, यह भी संभव है कि यह रूसी नुकसान में उनके कुल योगदान का सिर्फ एक हिस्सा हो। SBU अल्फा ग्रुप, जिसे पहले SBU के स्पेशल ऑपरेशन सेंटर A के नाम से जाना जाता था, यूक्रेन की सबसे चुनिंदा टियर 1 स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स में से एक है। यह यूक्रेन के लिए अमेरिका की डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 या यूके की SAS के बराबर हैं, और अपने प्रसिद्ध समकक्षों की तरह ये यूनिट काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, बंधक बचाव
उच्च मूल्य लक्ष्य ऑपरेशंस, विशेष टोही और तोड़फोड़ में विशेषज्ञता रखती है। रूसी पंक्तियों के पीछे सबसे जोखिम भरे मिशनों के लिए अक्सर अल्फा को बुलाया जाता है। इस यूनिट का गठन 1994 में हुआ था और ये 2014 से रूस यूक्रेन युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल रही है। होस्टोमेल, खार्किव, बखमुत और 2024-2025 के कुर्स्क आक्रमण जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में हिस्सा लिया। अल्फा ने 2022 में कीव के पास रूसी काफिलों पर घात लगाकर हमला किया और दावा किया कि पोखरोस की लड़ाई में 9,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया और हजारों दुश्मन संपत्तियां नष्ट की। एसबीयू कर्नल और सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और खुफिया समिति के सचिव रोमन कोस्तेंको के अनुसार 2025 के मध्य तक अल्फा सभी रक्षा बलों में से लगभग 10% दुश्मन लक्ष्यों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार था, चाहे वह फ्रंटलाइन पर हो या दुश्मन की पंक्तियों के पीछे। उनकी रणनीतिक महत्वता को मान्यता देते हुए उन्होंने वेरखोवना राडा यानी यूक्रेनी संसद में अल्फा के आकार और क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने के लिए एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक के तहत यूनिट का आकार कुछ हजार से बढ़ाकर 10,000 किया गया और टुकड़ियों को उनके मिशनों के अनुसार सभी हथियारों के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला। यह विधेयक जुलाई 2025 में पारित हुआ। अल्फा को यह उन्नयन मिलने का एक बड़ा कारण इसके कामिकाजे एफपीवी ड्रोन दलों की निर्विवाद अग्रणी स्थिति है, खासकर ऑपरेशन स्पाइडरवेब जैसी गहरी स्ट्राइक अभियानों में। यह ऐतिहासिक अभियान जो अल्फा के उन्नयन से 1 महीने पहले हुआ था, रूस के अंदर से रूसी एयरबेसों पर एक गुप्त हमले से जुड़ा था। एसबीयू ने ड्रोन के पुर्जे रूस में तस्करी करके पहुंचाए, उन्हें वहां असेंबल किया और खास तौर पर बनाए गए ट्रकों में लाद कर पास के एयरबेस से लॉन्च किया, जिससे रूसी पूरी तरह से चौंक गए। एक तरफ ये एक बेहद जोखिम भरा कदम था जिसमें परमाणु प्रतिक्रिया का खतरा था। यूक्रेनी ड्रोन का निशाना रूस का रणनीतिक बम वर्षक बेड़ा था, जो न्यू स्टार्ट संधि के तहत अमेरिका और रूस के बीच हुए समझौते के अनुसार खुले में और बिना सुरक्षा के खड़ा था। परमाणु हथियार नियंत्रण संधि, जो जल्द ही समाप्त हो रही है, मांग करती है कि रूसी और अमेरिकी रणनीतिक परमाणु बम वर्षक सत्यापन के लिए एक दूसरे की उपग्रहों से देखे जा सके। दूसरी ओर ऑपरेशन स्पाइडरवेब को इस सदी के सबसे साहसी, चतुर और महत्वपूर्ण असममित हमलों में से एक के रूप में गिना जाएगा, अगर पूरे इतिहास में नहीं तो। कथित तौर पर अछूते माने जाने वाले ओलेनिया, बेलाया और इवानोवा सिवोर्नी एयरबेस पर जलते रूसी बम वर्षकों की तस्वीरों और फुटेज ने दुनिया को चौंका दिया। हमले के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने रूस के सबसे मूल्यवान विमानों में से दर्जनों को निष्क्रिय कर दिया, जिनमें से कई हमेशा के लिए। यूरोन्यूज और अन्य पश्चिमी मीडिया ने बताया कि रूस के रणनीतिक बम वर्षकों का 1/3 बेड़ा नष्ट हो गया है। जब धूल बैठ गई तो पुष्टि हुई कि उन्हें नुकसान पहुंचा है या नष्ट कर दिया गया है। 5 ठिकानों पर 7 या 8 TU-95 प्रकार के बम वर्षक थे, जिनमें से 4 ओलेनिया में और बाकी बेलिया में थे, और बेलिया में 4 TU-22 M3 बम वर्षक थे। इसके साथ ही एंटोनोव AN-12 ट्रांसपोर्ट प्लेन ओलेनिया में और इवानोवा सेवर्नी में 2 लक्षित बेरेव A-50 हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान भी थे। आर्थिक रूप से दोनों A-50 विमानों के नुकसान से रूस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक की कीमत करीब $350 मिलियन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सक्रिय सेवा में 10 से कम ऐसे विमान हैं जो रूसी हवाई अभियानों के समन्वय में अहम भूमिका निभाते हैं। तो बेड़े का 5वां हिस्सा एक झटके में खोना रूस के लिए आपदा होगी, खासकर जब आप सोचें कि रूस को नए विमानों की डिलीवरी में कितनी समस्याएं हैं, जिन पर हम बात करेंगे। क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए बॉम्बर्स की कीमत A-50 की तुलना में काफी कम है, जिसमें TU-95 की अनुमानित कीमत 50 से $125 मिलियन के बीच है और आधुनिकीकृत TU-22 M3 की कीमत क्रमशः 40 से $100 मिलियन के बीच है। अगर हम ऊपरी सीमा की कीमत ले तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन स्पाइडरवेब से रूस को सिर्फ विमानों को हुए नुकसान में ही लगभग $2.1 अरब का खर्च आया है। अब ये यूक्रेन द्वारा शुरू में बताए गए $7 अरब के नुकसान से काफी कम है, लेकिन फिर भी
ये रूसी एरोस्पेस बलों के लिए एक बड़ा झटका है। अगर मान ले कि वे हमेशा के लिए कार्रवाई से बाहर है, तो ऑपरेशन स्पाइडरवेब के दौरान निशाना बने 12 बमवर्षक रूस के रणनीतिक बेड़े का लगभग 10वां हिस्सा है, न कि 1/3 जैसा दावा किया गया। 160 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा बजट और 2026 के संघीय खर्च के 30% से ज्यादा हिस्से के साथ रूस के पास अपने नष्ट बम वर्षकों को बदलने के लिए पैसे की कमी नहीं है। हालांकि वास्तव में नए बम वर्षक हासिल करना या किसी भी तरह के नए बम वर्षक पाना पुतिन के लिए केवल रूबल फेंकने से कहीं बड़ा समस्या साबित हो रहा है। शुरुआत के लिए चाहे वो Tu-95 का मूल M वेरिएंट हो या फिर ज्यादा आधुनिक MSM और Tu-22M3, ये सभी सोवियत युग के विमान हैं और इनके निर्माता तुपोलेव अब इनका नया निर्माण नहीं करते। इन बमवर्षकों के हटने पर उन्हें ठीक उसी तरह के विमानों से नहीं बदला जा सकता। और अगर बात करें उन चीजों की जिन्हें बदलना मुश्किल है, तो ऐसी अनोखी जानकारी हम हर हफ्ते यहाँ मिलिट्री शो में देते हैं। तो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Tu-95 ने पहली बार 1952 में उड़ान भरी थी और ये आज भी रूस का मुख्य लंबी दूरी का टर्बोप्रॉप बम वर्षक है। अपनी उम्र के बावजूद लंबी रेंज, परमाणु मिसाइल क्षमता और अलग प्रोपेलर आवाज के कारण ये विमान आज भी रूसी निवारक सिद्धांत का मुख्य हिस्सा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 2015 में अपने बचे हुए Tu-95 बेड़े की उम्र को 2040 के दशक तक बढ़ाने के लिए एक व्यापक अपग्रेड कार्यक्रम शुरू किया था। हर Tu-95 MSM में बदलाव के दौरान नए NK-12 NPM इंजन, SOI-02, एक फेज्ड एरे रडार ग्लोनास, रूस का GPS द्वारा समर्थित नेविगेशन, एनालॉग और डिजिटल कॉकपिट स्क्रीन और KH-101 क्रूज मिसाइल लॉन्च मॉड्यूल लगाए जाते हैं। हर अपग्रेड की लागत लगभग $50 मिलियन आंकी गई है और रूस हर विमान पर हर साल अतिरिक्त 3 से 5 मिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान है। डिपो स्तर की जांच, प्रोपेलर बैलेंसिंग, जंग नियंत्रण, क्रू ट्रेनिंग और न्यूक्लियर सुरक्षा प्रमाणन के लिए। ये कुछ हद तक पुराने एयरफ्रेम्स को कार्यशील बनाए रखने की बढ़ती कठिनाइयों और खर्चों के कारण है। प्रतिबंधों से पहले भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली NK-12 टर्बोप्रॉप के स्पेयर पार्ट्स बहुत कम मिलते थे। रिवर्सिंग साइकिल गियरबॉक्स की ओवरहॉल की लागत हर 1500 उड़ान घंटों में $1 मिलियन से ज्यादा होती है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद लगे अभूतपूर्व आर्थिक प्रतिबंधों से यह दर्द और बढ़ गया है। उदाहरण के लिए 2020 और 2024 के बीच टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की कीमतों में 28% की वृद्धि हुई, जिससे स्किन पैनल बदलने का खर्च भी बढ़ गया। अब कई पुर्जे स्टोरेज में रखे एयरफ्रेम से निकाले जा रहे हैं। फिर भी प्रति रिफर्बिशमेंट $50 मिलियन की लागत पर भी Tu-95 रूस के लिए प्रति डॉलर एक अनुकूल प्रतिरोधक अनुपात देता है। Tu-95 को उड़ाना अमेरिका के आधुनिक B-2 स्पिरिट और आने वाले B-21 रेडर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की तुलना में काफ़ी सस्ता है और यहाँ तक कि उसके पुराने B-52 बॉम्बर्स की तुलना में भी, जो 295 के समकालीन हैं। इसकी 9,300 मील की उड़ान सीमा क्रू को दुश्मन की वायु रक्षा सीमा से बहुत दूर से ही स्टील्थी KH-101 क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम बनाती है, जिससे अरबों डॉलर के स्टील्थ एयर फ्रेम्स की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही रूस के पास लंबे समय से नियमित Tu-95 मिशनों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें स्थापित रनवे और एंगल्स 2 और यूक्रेन का एयरबेस शामिल हैं। आक्रमण से पहले रूस के पास लगभग 50 सक्रिय Tu-95 होने का अनुमान था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के दौरान रूस ने कुल मिलाकर 7 से 10 के बीच Tu-95 खो दिए, जिससे उसके बेड़े का लगभग 80% हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। हालांकि इनमें से बहुत कम विमानों के बारे में जाना जाता है कि वे पहले ही अपग्रेड प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, जो कि जैसा हम देखेंगे पुतिन की समस्या का हिस्सा है। और Tu-22M3 के साथ भी यही कहानी है। Tu-22M3 पहले के Tu-22M1 और Tu-22M संस्करणों से विकसित हुआ था। Tu-22M1 ने पहली बार जुलाई 1971 में उड़ान भरी थी और Tu-22M को पहली बार 1987 से 1989 के बीच अफगानिस्तान में युद्ध अभियानों में इस्तेमाल किया गया था। Tu-22M3 ने अपनी पहली उड़ान 1977 में पूरी की थी। इसे
1983 में सूची में शामिल किया गया था और रूस ने इसे पहली बार 1995 में चेचनिया में युद्ध अभियानों के लिए इस्तेमाल किया था। तू-22 M3 की लंबाई 129 फीट है, अधिकतम विंग स्पैन 112 फीट है, ऊंचाई 36 फीट है और अधिकतम खाली वजन और टेक ऑफ वजन क्रमशः लगभग 1,17,000 और 2,79,000 पाउंड है। इसकी क्रूज स्पीड 559 मील प्रति घंटा है और अधिकतम स्पीड 1,429 मील प्रति घंटा है और ये लगभग 46,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 4,350 मील है। ये परमाणु मिसाइलें ले जा सकती है और रूस की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का अहम हिस्सा है। लेकिन रूस ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर पारंपरिक मिसाइलें दागने के लिए भी किया है। यह KH-32 मिसाइलों, KH-15 या KH-15P एंटी रडार मिसाइलों या आधुनिक मार्गदर्शन मॉड्यूल से लैस फैब ग्लाइड बमों से लैस किया जा सकता है। रूस इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर अग्रिम मोर्चे पर मौजूद यूक्रेनी ठिकानों और बस्तियों को निशाना बना रहा है। Tu-95 की तरह इस बॉम्बर को भी आधुनिक युद्ध में कारगर रहने के लिए बड़े अपग्रेड्स चाहिए। 2017 में रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने 60 सक्रिय Tu-20M3 में से आधे को उन्नत Tu-22M-TM में अपग्रेड करने का इरादा जाहिर किया था। पहला आधुनिकीकृत विमान थोड़े ही समय बाद टुपोलेव के कजान विमानन संयंत्र में लॉन्च किया गया, जिसने 28 दिसंबर 2018 को अपनी पहली उड़ान भरी। हालांकि तब से और खासकर रूस के आक्रमण और उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद प्रगति में जबरदस्त गिरावट आई है। माना जाता है कि रूस ने युद्ध के दौरान 9 तक खो दिए हैं और 2023 में केवल एक और उन्नत Tu-22 M3 ही डिलीवर किया गया है। पुतिन के लिए और भी चिंता की बात यह है कि जब नए यूनिट्स का उत्पादन अब संभव नहीं है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि बचे हुए 28 में से कितने, अगर कोई भी, भविष्य में अपग्रेड किए जाएंगे। निर्माता टुपोलेव अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाई झेल रहा है। ये उसके खिलाफ रूसी रक्षा मंत्रालय व अन्य द्वारा दायर बढ़ते मुकदमों से स्पष्ट है। समस्याओं का स्रोत टुपोलेव के विशाल कजान विमानन संयंत्र, जिसे संक्षेप में काज कहा जाता है, में अपर्याप्त क्षमता और जनशक्ति के कारण उत्पादन में रुकावटें लगती हैं। यहीं पर Tu-95 और Tu-22M3 के अपग्रेड किए जाने हैं। यहाँ नए Tu-160M बम वर्षकों का निर्माण हो रहा है, जो रूस के रणनीतिक बम वर्षक ट्राइपोड का सबसे आधुनिक हिस्सा है। साथ ही 214 ड्यूल यूज नागरिक विमान भी बन रहे हैं। कंपनी के खिलाफ मुकदमों से स्पष्ट है कि यह प्लांट कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं कर पाया। मई 2025 में मॉस्को आर्बिट्रेशन कोर्ट ने रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा पिछली गर्मियों में टुपोलेव के खिलाफ दायर मामले में फैसला सुनाया। ये मुकदमा जनवरी 2025 में कोर्ट में दाखिल हुआ था, जिसमें शुरुआती दावा 36 करोड़ रूबल लगभग 47 लाख डॉलर का था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 अरब रूबल लगभग 4 करोड़ डॉलर कर दिया गया। आखिरकार कोर्ट ने टुपोलेव को 3 अरब रूबल की राशि चुकाने का आदेश दिया, जो रूसी मीडिया के अनुसार उसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देरी से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं था जब रूसी रक्षा मंत्रालय ने टुपोलेव को कोर्ट में घसीटा था, और ना ही आखिरी। 2019 में उसने टुपोलेव के खिलाफ विमान मरम्मत की समय सीमा का उल्लंघन करने के लिए 4.6 अरब रूबल यानी लगभग 60 मिलियन डॉलर वसूलने की मांग के साथ कोर्ट का रुख किया। उस समय अदालत ने केवल आंशिक रूप से दावे को स्वीकार किया और राशि को घटाकर 13 मिलियन रूबल कर दिया, यानी लगभग 61 मिलियन डॉलर से घटाकर 1,72,000 डॉलर कर दिया। मई 2025 के फैसले के बाद नवंबर में रक्षा मंत्रालय ने टुपोलेव के खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया, जिसमें दीवानी, कानूनी संबंधों से जुड़े आर्थिक विवादों के कारण 930 मिलियन रूबल यानी लगभग 12.3 मिलियन डॉलर की मांग की गई। फिर से यह मामला लगभग निश्चित रूप से टुपोलेव द्वारा समय पर बॉम्बर उत्पादन से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने से जुड़ा है। यूक्रेनी SBS रेड यूनिट की 413वीं रेजिमेंट के सैनिक और रक्षा विश्लेषक इवान क्रिचेवस्की के विश्लेषण के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा मांगी गई
कुल 3.9 अरब रूबल की राशि सबसे अच्छे हाल में केवल एक Tu-95MS की मरम्मत या पुनर्निर्माण की लागत को ही कवर कर पाएगी। ये दिखाता है कि टुपोलेव को रूसी सेना को चीजें डिलीवर करने में कठिनाई हो रही है और उनकी डिलीवरी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। रक्षा मंत्रालय के मुकदमों के अलावा टुपोलेव पर 2025 में तेल और गैस की दिग्गज कंपनी तातनेफ्ट ने अपनी एयरलाइन UVT एरो के लिए Tu-214 के 2 विमान की डिलीवरी न करने पर 2 बार मुकदमा किया था। 2022 में एयरलाइन ने कजान में बने 4 Tu-214 विमानों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया था। पहले 2 विमान अक्टूबर 2024 में डिलीवर किए जाने थे, जबकि बाकी 2 विमान सितंबर 2025 में मिलने थे। हालांकि अनुबंध पूरा नहीं किया गया। तातनेव ने टुपोलेव और काज के खिलाफ क्रमशः 6.2 अरब रूबल यानी लगभग $80 मिलियन का मुकदमा दायर किया। पक्षों ने समझौता करने के प्रयास में इस मामले को कई बार स्थगित किया, लेकिन अंततः 2025 की गर्मियों में तातारस्तान के मध्यस्थता न्यायालय ने आंशिक रूप से दावे को स्वीकार किया और टुपोलेव को अनुचित लाभ के लिए 5.6 अरब रूबल जुर्माने के रूप में 556 मिलियन रूबल और राज्य शुल्क के रूप में 8 मिलियन रूबल चुकाने का आदेश दिया, जिसकी कुल कीमत लगभग $85 मिलियन है। मुकदमे में सामने आया कि टुपोलेव ने पहले विमान की अग्रिम राशि लौटा दी थी, लेकिन दूसरे विमान की राशि वापस नहीं की। खास बात यह रही कि टुपोलेव ने डिलीवरी में विफलता का कारण राज्य रक्षा आदेशों के कारण बड़े कार्यभार को बताया, जो उत्पादन का 85% है, लेकिन सिर्फ 4% मुनाफा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने कहा कि वह Tu-214 के लिए नए अनुबंध केवल 2027 के बाद ही कर पाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी देरी है। सीधे स्रोत से कहे तो यह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कंपनी रूसी राज्य की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। अपने व्यावसायिक ग्राहकों की तो बात ही छोड़िए। 2 Tu-214 और पुनर्निर्मित 295 और 222 M3 की डिलीवरी न होने के अलावा टुपोलेव ने नए Tu-160 M की डिलीवरी की समय सीमा भी चूक दी है। 4 विमानों की डिलीवरी 2022 और 2023 के बीच होनी थी, लेकिन पहले 2 विमान आखिरकार 2025 के अंत में ही डिलीवर किए गए। बाकी यूनिट्स अभी भी निर्माणाधीन बताई जा रही है। हालांकि देरी का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन टुपोलेव की समस्याएं यही खत्म नहीं होती। पहले टाटनेव केस के निपटारे के कुछ महीनों बाद टाटनेव ने 11.7 अरब रूबल यानी लगभग $115 मिलियन की नया दावा दायर किया। मामला अभी चल रहा है, जिसमें टुपोलेव ने आंशिक समझौता प्रस्तावित किया है। इसी बीच इतने ही वर्षों में दूसरी बार यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कंपनी या UAC, जो टुपोलेव की मालिक कंपनी है, ने टुपोलेव के नेतृत्व में बदलाव किया है। कंपनी के प्रमुख अलेक्जेंडर बोब्रिशेव 76 को 37 वर्षीय यूरी एम्ब्रोसिमोव ने, जो यूरी लिटविनोव के पोते हैं, जिन्होंने 90 के दशक में काज का नेतृत्व किया, बदल दिया। इससे पहले वे कंपनी के वित्त और अर्थशास्त्र के उपनिदेशक थे। हालांकि UAC ने कहा कि बोब्रिशेव राज्य रक्षा आदेश के तहत सैन्य उपकरणों की आपूर्ति से जुड़े उन्हें सौंपे गए कार्य पूरे करने के बाद पद छोड़ रहे हैं। संभावना है कि प्रमुख का बदलाव इन मुकदमों और डिलीवरी समस्याओं का परिणाम है। UAC ने TAS को बताया कि नए प्रबंधकों के मुख्य कार्य बढ़ती उत्पादन योजना को लागू करना और Tu-214 कार्यक्रम के लिए योजनाओं को लागू करना होगा। इन आश्वासनों के बावजूद डिलीवरी में कमी रूस की क्षमता पर असहज सवाल उठाती है कि क्या वह चल रहे सैन्य अभियानों के बीच विस्तारित रणनीतिक विमानन बेड़े को बनाए रख सकता है। अक्टूबर में तातारस्तान के प्रमुख रुस्तान मिनिकानोव ने बताया था कि 214 यात्री एयरलाइनरों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मुख्य औद्योगिक सुविधाएं इस वर्ष शुरू होंगी। क्या यह परियोजना लंबित कार्य कम करेगी और इसमें कितना समय लगेगा, यह अब भी सवाल है। इस बीच अल्फा ग्रुप के हमले रूसी सैन्य विमानन की समस्याओं को और भी बढ़ा देते हैं। SBU की 2025 में अपनी गतिविधियों पर रिपोर्ट के अनुसार उसने जिन 15 रूसी विमानों को नष्ट किया, उनमें 11 फिक्स्ड विंग लड़ाकू विमान शामिल थे। Su-30, SM-Su-34, Su-27, Su-24 और MiG-31 प्रकार के
साथ ही 3 हेलीकॉप्टर Mi-8, Mi-26 और Mi-28 और एक AN-26 परिवहन विमान। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी गिनती में ऑपरेशन स्पाइडर वेब में क्षतिग्रस्त हुए Tu-95 और 2 22M3 बम वर्षकों को शामिल नहीं किया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेनी सेना के अन्य सेक्टर भी ऑपरेशन में थे और वे सिर्फ उन्हीं हमलों का श्रेय लेना चाहते थे जिन्हें पूरी तरह उन्होंने ही अंजाम दिया था। नष्ट किए गए विमान रूस के मुख्य सामरिक और संचालनात्मक विमान बेड़े की एक प्रतिनिधि झलक पेश करते हैं, जिसमें वायु श्रेष्ठता, हमला, अवरोधन, परिवहन और रोटरी विंग समर्थन जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। Su-30 SM के नुकसान से रूस की वायु रक्षा और आक्रामक विमान संचालन को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलाने की क्षमता सीधे तौर पर कम हो जाती है। Su-34 के नुकसान का मतलब है कि रूस के मुख्य अग्रिम मोर्चे के बम वर्षकों से गिरने वाले फाब ग्लाइड बम कम हो जाएंगे, जहां Su-27 और Su-24 पुराने हो चुके हैं और मुख्य रूप से स्ट्राइक विमानों को एस्कॉर्ट करने जैसे सहायक कार्य करते हैं। वहीं MiG-31 इंटरसेप्टर रूस की वायु रक्षा संरचना में एक रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। तेज गति वाले लक्ष्यों जैसे रणनीतिक बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए बने इस विमान का उपयोग KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में भी होता है। हालांकि जब बात उन विमानों के प्रतिस्थापन की आती है जो टुपोलेव द्वारा निर्मित नहीं है, तो रूस को अपने बॉम्बर्स की तरह कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती। लंदन स्थित थिंक टैंक रस्सी के ताजा शोध के अनुसार रूस ने युद्ध के दौरान कम से कम 135 नए लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं। इसमें 55 से 60 Su-35 इसके नए और कथित तौर पर स्टिल्थ, 20 Su-57, 50 तक Su-34M और 20 से 25 MiG-31 विभिन्न वेरिएंट्स शामिल हैं, जिनकी डिलीवरी समय के साथ बढ़ रही है। रस्सी रिपोर्ट यूक्रेन के 400 से अधिक रूसी विमानों के गिराए जाने के दावे को खारिज करती है और अनुमान लगाती है कि यह संख्या लगभग 130 फिक्स्ड विंग विमानों की है जिन्हें मार गिराया गया या क्षतिग्रस्त किया गया। अगर वे सही है तो रूस की फाइटर फोर्स को यूक्रेनी हमलों से गंभीर रूप से कम होने में अभी समय लगेगा। वास्तव में अगर आप पुतिन की बातों पर विश्वास करें तो समस्या कहाँ है? दिसंबर के अंत में पुतिन ने दावा किया था कि फरवरी 2022 से रूस ने हथियारों और गोला बारूद का उत्पादन 22 गुना बढ़ा दिया है। टैंक उत्पादन 2.2 गुना बढ़ गया था, सैन्य विमान 4.6 गुना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण 12.5 गुना और रॉकेट आर्टिलरी हथियार 9.6 गुना, जबकि स्ट्राइक हथियारों और गोला बारूद का उत्पादन जबरदस्त 22 गुना बढ़ गया था। पुतिन ने यह बात क्रेमलिन में रक्षा उद्योग अधिकारियों से बैठक के दौरान टेलीविजन बयान में कही थी। नए उन्नत लंबी दूरी के हथियार अरेस्टनिक, बोरोवेस्निक, पोसाइडन और अवांटगार्ड सिस्टम के आने से यह सवाल उठता है कि रूस के रणनीतिक बॉम्बर अब भी पहले की तरह परमाणु प्रतिरोधक के लिए जरूरी हैं या नहीं। रूसी विशेषज्ञ रुसलन पुखो, सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज के निदेशक सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस को टैंकों और बॉम्बर्स जैसी पुरानी सैन्य तकनीकों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वे तर्क देते हैं कि सस्ते और उन्नत FPV ड्रोन जैसे हथियारों ने इन प्रणालियों को असुरक्षित और लागत अप्रभावी बना दिया है, इसलिए इन्हें हटाकर ध्यान आधुनिक हथियारों जैसे मिसाइलों और ड्रोन पर देना चाहिए। यूक्रेन के आसमान में कुछ गुप्त चीज उड़ रही है। ये कोई बिल्कुल नया हथियार नहीं है जिसे यूक्रेन ने विकसित किया हो। ये कोई क्रांतिकारी ड्रोन या किसी विशेष प्रकार का मिशन नहीं है। यूक्रेन का बड़ा रहस्य ये है कि उसके हवाई क्षेत्र में स्काई मास्टर्स प्रवेश कर रहे हैं और वे मास्टर्स यूक्रेन से नहीं आते। वे डच इस युद्ध में रूस की सबसे बड़ी रेड लाइन को अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डच पायलट यूक्रेन में उड़ रहे हैं। फ्रांसीसी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने सबसे पहले प्रकाशित किया और फिर ये फैल गई। और अगर ये सनसनीखेज रिपोर्ट सच है तो एक राज के अंदर एक और राज छुपा है, जिसे हम इस वीडियो में थोड़ी देर बाद उजागर करेंगे। डच की भागीदारी से शुरू करें तो इसकी बुनियादी जानकारी द एविएशनिस्ट देता है। फ्रांसीसी रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने यूक्रेनी और डच पायलटों की मिश्रित स्क्वाड्रन बनाई है, जो F-16 विमानों में यूक्रेन के ऊपर लड़ाकू मिशन उड़ा रहे हैं। शुरुआत में इस दावे से एक बात समझ आती है,
नेदरलैंड्स ने मई 2025 तक यूक्रेन को 24 अमेरिकी F-16 विमान सौंपे। वह इसका सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा। डच पायलटों का यूक्रेन को इन एयरफ्रेम्स का इस्तेमाल सिखाना तो समझ आता है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध मिशन उड़ाना बहुत बड़ी बात होगी। ये रिपोर्ट बताती है कि ये मिश्रित यूनिट हाल ही में बनी है और इसमें डच पायलट अस्थायी अनुबंध पर यूक्रेन में सेवा कर रहे हैं। यूएनएन के अनुसार इस यूनिट का गठन पूर्ण गोपनीयता में हुआ है ताकि नेटो के हवाई युद्ध के ज्ञान को यूक्रेन के आसमान की वास्तविकताओं से जोड़ा जा सके। यूक्रेन जिन पायलटों को अस्थायी अनुबंधों पर रख रहा है वे सभी युद्ध के अनुभवी हैं और मध्य पूर्व व अफगानिस्तान में सेवा कर चुके हैं। इसका मतलब है कि वे F-16 तकनीक समझते हैं और यूक्रेन के पायलटों को उसका बेहतर उपयोग सिखा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट से हम कुछ बातें समझ सकते हैं। ये रिपोर्ट पुष्टि करती है कि यूक्रेन अपनी सेना में विदेशी लड़ाके भर्ती कर रहा है। साफ कहूं तो ये कोई बड़ा राज नहीं है। जहां रूस पुतिन के रणनीतिक रूप से अयोग्य हमलों के लिए जितने ज्यादा विदेशी सैनिक भर्ती कर सकता है उसके लिए धोखे का इस्तेमाल करता है, वहीं यूक्रेन ने एक पूरी यूनिट बनाई है जिसका वो खुलेआम प्रचार करता है उन विदेशी लड़ाकों के लिए जो उसके मकसद में शामिल होना चाहते हैं। इसे यूक्रेन की रक्षा की अंतर्राष्ट्रीय लीजने कहा जाता है। ये विशाल यूनिट इसलिए बनाई गई है ताकि यूक्रेन उन विदेशी लड़ाकों की बड़ी संख्या को संगठित कर सके जो रूस के खिलाफ हथियार उठाने के लिए वहां पहुंचे हैं। भर्ती केंद्र के अनुसार 75 देशों के लड़ाके लीजन में हैं, जिसे बटालियनों में बांटा गया है और ये बटालियन यूक्रेन की जमीनी सेना के अधीन हैं। हम कहते हैं कि इसे अलग किया गया है। वो अब अलग किया गया था बन गया है। यूक्रेन की रक्षा की अंतर्राष्ट्रीय लीजनों को 2025 के अंत में आधिकारिक रूप से भंग कर दिया गया, जिससे विदेशी लड़ाकों के इस्तेमाल में नया मोड़ आया। उन सभी लड़ाकों को जिन्होंने उन सेनाओं का हिस्सा बनने के लिए साइन अप किया था व्यापक यूक्रेनी सेना में शामिल कर दिया गया है, जहां वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए सेवा देंगे। अब बीबीसी के अनुसार इस संगठन की 4 में से 2 सेनाएं दिसंबर 2025 के मध्य तक पहले ही यूक्रेन की आक्रमण सेना में मिला दी गई थीं। एक सेना का विलय हो रहा था और चौथी सेना को प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा था। क्या डच फाइटर पायलट यूक्रेन की लड़ाई के लिए इन लीजनों के जरिए शामिल हुए थे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो माना जा सकता है कि वे अपने देश से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, जो पुतिन की सीधी अस्वीकृति और नाटो सैनिकों के यूक्रेन जाने पर दी गई धमकियों से बचने का एक रास्ता है। अगर कोई पायलट देश की सेवा में नहीं है तो उसे नेटो पायलट नहीं कहते। बिल्कुल, जैसा हम देखेंगे, रूस किसी भी स्थिति में खुश नहीं होगा। डच पायलटों ने जो भी तरीका अपनाया हो इसमें शामिल होने का, अब वे जाहिर तौर पर यूक्रेन के लिए उड़ान भर रहे हैं। यह हमें रिपोर्ट की दूसरी बात पर लाता है। एविएशनिस्ट के अनुसार डच पायलट यूक्रेन के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे वे देश में आ जा सकते हैं और यूक्रेन को ऐसे पायलट लगातार मिलते रहते हैं जो उसके पश्चिमी विमानों को सबसे बेहतर समझते हैं। ये सब इंटेलिजेंस ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये सच है तो यूक्रेन अपनी नई एयरबोर्न यूनिट को गंभीर सैन्य डिवीजन मान रहा है। यहाँ डच पायलटों को उनकी आखिरी हद तक निचोड़ने के इरादे से भर्ती नहीं किया जा रहा ताकि वे उड़ान भरते भरते थकावट से मर जाएं। यूक्रेन जानता है कि ये पायलट कितने कीमती हैं और वे फाइटर जेट्स भी कितने कीमती हैं जिन्हें वे उड़ाते हैं, और वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसके कीमती स्वयंसेवकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। जहां तक इन स्वयंसेवकों के काम की बात है तो ऐसा लगता है कि वे सिर्फ यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देने से कहीं ज्यादा कर रहे हैं। पुतिन को नाराज करने वाला एक और कदम, यूक्रेन के डच पायलट और उसकी गुप्त यूनिट लगभग हर दिन एयर डिफेंस मिशनों में शामिल होने की खबर है। इन मिशनों में वे अपने एयरफ्रेम से रूसी ड्रोन और मिसाइलें जैसे गेरान, KH-101 और कैलिबर क्रूज मिसाइलें मार गिरा रहे हैं। यहाँ फिर से वर्कअराउंड दिख रहा है, क्योंकि इस मिशन के स्वरूप को देखकर लगता है कि यूक्रेन अपने डच पायलटों से रूसी सैनिकों की बजाय निर्जीव वस्तुओं पर हमला करवाने में बहुत सावधानी बरत रहा है। इससे पुतिन की ताकत घटती है, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि नेटो के प्रशिक्षित पायलट रूसी सैनिकों को मार रहे हैं। ये बहुत समझदारी है, बेहद समझदारी, और यूक्रेन द्वारा अपने विदेशी पायलटों का शानदार इस्तेमाल और भी ज्यादा समझदारी भरा हो जाता है जब ये खुलासा होता है कि युद्ध में उनका अहम योगदान स्नाइपर एडवांस्ड टारगेटिंग पॉड का उपयोग है, जिसके बारे में एविएशनिस्ट का कहना है कि इससे निशाना साधने और दूरी पहचानने में मदद मिलती है। यूक्रेन के पायलटों को ऐसे पॉड का इस्तेमाल करना सीखना है और डच पायलट कथित तौर पर उन्हें ये वास्तविक समय में दिखा रहे हैं।
फिर से ये सब गुप्त रूप से किया जा रहा है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि इस गुप्त मिशन के भीतर भी एक और रहस्य है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? तो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें गहराई से जाएं, ये है द मिलिट्री शो और हम हमेशा आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप सुर्खियों से आगे की बातें जान सकें और हमेशा सबसे आगे रहें। अब रहस्य के भीतर का रहस्य। ठीक है, यूक्रेन की नई हवाई इकाई में सिर्फ डच पायलट ही नहीं है, अमेरिकी पायलट भी यूक्रेन के ऊपर मिशन उड़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जितनी खुशी से अन्य देशों के पायलटों को शामिल करता है, उतनी ही खुशी से अमेरिकी पायलटों को भी शामिल करता है। उन पायलटों में से एक अफगानिस्तान संघर्ष का अनुभवी है, जिसने कथित तौर पर कई युद्ध मिशन उड़ाए थे। एक और पायलट है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने मध्य पूर्व में, शायद इराक युद्ध के दौरान, कई मिशन उड़ाए थे। वे डच सहयोगियों के साथ जुड़ रहे हैं, जिनमें कई ऐसे प्रमुख यूरोपीय वायु युद्ध स्कूलों से स्नातक हैं जो अवरोधन और आधुनिक हवाई युद्ध के उन्नत प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं। द एविएशनिस्ट सीधे इंटेलिजेंस ऑनलाइन खुलासों से रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट का यह हिस्सा ऐसा लगता है जैसे ये कहीं से अचानक आ गया हो। आखिरकार ज्यादातर लोगों ने यही माना था कि अमेरिका अपने किसी भी सैनिक को, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या वर्तमान, यूक्रेन में काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने से उन गिने चुने परमाणु शक्तियों में से एक के साथ तनाव बढ़ सकता है जो अमेरिका के बराबर टक्कर ले सकती हैं। यूक्रेन जा रहे अमेरिकी अनुभवी पायलटों का यह कदम शायद उतना पागलपन भरा नहीं है जितना लगता है। 2024 में अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सुझाव दिया कि यूक्रेन अमेरिकी पायलटों को नियुक्त कर सकता है, और ये विचार शायद राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के बाद आया। क्या जेलेंस्की ने ग्राहम के मन में यह विचार डाला या इसका उल्टा हुआ? ग्राहम ने विचार रखा, जेलेंस्की ने अपनाया और आगे बढ़ाया। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें शायद कभी न मिले, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उस समय ग्राहम ने क्या कहा था। उनके अनुसार सेवानिवृत्त F-16 पायलट जो स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते हैं, उन्हें यूक्रेन द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यूक्रेनी नेटो देशों में ऐसे तैयार पायलटों को ढूंढेंगे जो रिटायर हो चुके हैं, ताकि वे तब तक उनकी मदद कर सकें जब तक यूक्रेन अपने पायलटों को प्रशिक्षित नहीं कर लेता। ग्राहम ने कहा कि इससे यूक्रेन को मिलने वाले F-16 विमान जल्दी इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। क्या उन्होंने सोचा था कि जिन अनुभवी पायलटों को उन्होंने यूक्रेनी प्रस्ताव स्वीकार करने का सुझाव दिया है, वे वास्तव में युद्ध मिशनों पर उड़ान भरेंगे या नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अगर यूक्रेन की नई हवाई इकाई की रिपोर्ट सच है, तो इससे यूक्रेन युद्ध और रूस नाटो संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम जल्द ही ये जानने वाले हैं कि वो असर कैसा हो सकता है। आगे बढ़ने से कहानी के कुछ जरूरी पहलू कवर करना जरूरी है। यूक्रेन ने कहा कि ये सच नहीं है। अब यूनाइटेड 24 मीडिया के उस भड़काऊ फ्रेंच रिपोर्ट पर छपे लेख के अनुसार यूक्रेनी एयरफोर्स कमांड के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख यूरी इग्नाट पहले ही सामने आ चुके हैं और उन्होंने यूक्रेन में डच और अमेरिकी पायलटों के उड़ान भरने के दावों को खारिज करने की कोशिश की है। कल शाम फ्रेंच मीडिया इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने खबर दी कि यूक्रेन ने गुप्त F-16 स्क्वाड्रन बनाई है, जिसमें यूक्रेनी, अमेरिकी और डच पायलट हैं। और जाहिर है इस स्क्वाड्रन का नेतृत्व टॉम क्रूज कर रहे हैं, इग्नाट्स ने मजाक में कहा। तो बस यही है। क्या इसका मतलब है कि यह कहानी किसी काम की नहीं? जरूरी नहीं। याद रखिए कि यह पायलटों की एक गुप्त यूनिट मानी जाती है, और किसी भी राज को छुपाने का पहला नियम यही है कि जब कोई उस राज के बारे में बात करना शुरू करे तो आप खुद बोलना शुरू ना कर दें। इग्नाट शायद यूनिट के अस्तित्व से इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो सच में हैं और रूस उसे ना खोज सके। जहां तक वजह की बात है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यूक्रेन नहीं चाहता कि पुतिन को पता चले कि उसे अनुभवी पश्चिमी पायलटों से कितनी मदद मिल रही है, चाहे ट्रेनिंग में हो या सीधे मिशनों में। वे पायलट भी शायद इस बात को लेकर सतर्क हैं कि कहीं उनके देशों पर इसका असर ना पड़े और हालात ना बिगड़ जाएं, भले ही वे भाड़े के सैनिक हों। इसलिए उन्होंने यूक्रेन से अपनी भागीदारी उजागर न करने के लिए कहा हो सकता है। ये सब अटकलें हैं, पर हम ये नहीं मान सकते कि गुप्त यूनिट के अस्तित्व से इनकार करने का मतलब है कि वो है ही नहीं। मेरा मतलब वो गुप्त यूनिट है, आपको उसका अस्तित्व नकार देना चाहिए। और जहां तक दूसरी बात है, लगभग उसी समय जब यूक्रेन की गुप्त हवाई यूनिट की खबर सामने आई, रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला शुरू कर दिया था। यूनाइटेड 24 मीडिया ने इस हमले की रिपोर्ट करते हुए बताया कि यूक्रेन ने अपने F-16 विमानों को APKWS-2 गाइडेड रॉकेट्स का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर ड्रोन शिकारी में बदल दिया है, जिससे रूस ने जो भी ड्रोन और मिसाइल भेजे थे उनमें से अधिकांश को नष्ट कर दिया गया।
कुल मिलाकर यूक्रेन की वायु रक्षा ने 16 फरवरी और 17 फरवरी की रात हुए हमले के दौरान 4,125,00,000 लक्ष्यों में से 392 को नष्ट या दबा दिया। गिराए गए प्रक्षेपास्त्रों में रूस के 367 ड्रोन, 20 ख-101 क्रूज मिसाइलें, 4 इस्कंदर के क्रूज मिसाइलें और 1 ख-59 या ख-69 गाइडेड एयर लॉन्च्ड मिसाइल शामिल थीं। जो लोग वीडियो में पहले कही बात याद करते हैं, उन्होंने जब हमने ख-101 कहा तो शायद ध्यान दिया होगा। क्यों? कुछ मिनट पहले हमने बताया था कि इंटेलिजेंस ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की विदेशी पायलट यूनिट ऐसे अभियानों में हिस्सा ले रही है जहां वे इसी खास तरह की मिसाइल को मार गिराते हैं। एक बार फिर ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता, जिनमें सबसे अहम और साफ सवाल यही है, क्या 16 फरवरी की रात आसमान में कोई डच या अमेरिकी पायलट मौजूद थे? अगर वहां थे भी, यूक्रेन इसकी पुष्टि नहीं करता। अब ध्यान दें कि यूक्रेनी क्षेत्र की ये रक्षा खास क्यों है। यहां APKWS-2 रॉकेट्स का इस्तेमाल खास तौर पर दिलचस्प है। आर्मी टेक्नोलॉजी के अनुसार ये गोला बारूद रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग और बिना पायलट प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यूक्रेन के F-16 शायद इनके साथ संगत होंगे। ये रॉकेट करीब $30,000 से $35,000 प्रति यूनिट हैं, जो रूस के शाहिद ड्रोन के बराबर हैं, जिससे ये रूस के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए आदर्श हो सकते हैं। यूक्रेन निश्चित रूप से चाहता है कि ये रॉकेट और भी सस्ते हों, लेकिन बराबर की कीमत पर लेना उन महंगे मिसाइलों पर सैकड़ों हजार डॉलर खर्च करने से बेहतर है, जिनका इस्तेमाल ड्रोन्स को गिराने के लिए किया जाता है। इस हथियार का दिलचस्प पहलू यूक्रेनी जनरल स्टाफ द्वारा एक्स पर साझा फुटेज में दिखता है, जिसमें F-16 विमानों के रूसी हमले के दौरान कई हमलों को दर्शाया गया है। करीब 19वें सेकंड के आसपास हम देखते हैं कि एक टारगेटिंग सिस्टम एक रूसी ड्रोन जैसा दिखने वाले लक्ष्य पर लॉक करता है, जिसे कुछ ही पलों बाद एक अपेक्षाकृत धीमी गति से चलने वाले प्रोजेक्टाइल द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिसमें APKWS-2 की सभी उड़ान विशेषताएं नजर आती हैं। लेकिन ये सबसे दिलचस्प हिस्सा नहीं है, यूनाइटेड 20th मीडिया बताएगा। ये हमला शायद ANAC-33 स्नाइपर एडवांस्ड टारगेटिंग पॉड से रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि फुटेज का इंटरफेस उससे मिलता है। हालांकि आउटलेट के मुताबिक सिर्फ डिस्प्ले का केंद्रीय हिस्सा दिखा था। अगर KH-101 मिसाइलों को यूक्रेन के फाइटर जेट्स ने रूस के हवाई हमले में नष्ट किया सुनकर आप चौंके थे, तो ये खबर सुनकर आप और हैरान हो जाएंगे। स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड वही है जिसे इंटेलिजेंस ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार डच और अमेरिकी पायलट्स यूक्रेन में उसी तरह की परिस्थितियों में इस्तेमाल करने में मदद कर रहे हैं, जैसी 16 और 17 फरवरी की रात थी। ये इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कथित गुप्त विदेशी हवाई यूनिट हालिया हमले को रोकने में शामिल थी। फिर भी परिस्थितिजन्य सबूत बढ़ते जा रहे हैं। संभव है कि वो यूनिट जिसका यूक्रेन अस्तित्व नकारता है वास्तव में है और वही कर रही है जो फ्रांसीसी रिपोर्ट कहती है। हालांकि कई जानकारियां रहस्य में हैं। अगर इंटेलिजेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट सही निकली तो इस यूनिट का यूक्रेन युद्ध पर साफ असर पड़ेगा। रूस तो गुस्से से भरा होगा। असल में वो पहले से ही है। रूसी समाचार एजेंसी TAS रूसी प्रवक्ताओं की वो टिप्पणियां प्रकाशित कर रही है जिन्हें पुतिन सार्वजनिक रूप से कहने से डरते हैं। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़खरोवा ने इस खबर पर कि डच पायलट शायद यूक्रेन में उड़ान भर रहे हैं तंज कसा है। पहले हैग ने कीव को 24 रिटायर्ड F-16 फाइटर जेट दिए थे। अब लगता है रिटायर्ड पायलट भी बेकार उपकरणों में शामिल हो गए हैं। संभावना है कि अगला कदम इन पायलटों को मार गिराना होगा। ज़खरोवा ने कहा, यह डच व्यावहारिकता का उदाहरण है जो नजरअंदाज करता है कि यूक्रेन ने जून 2025 से कोई F-16 नहीं खोया। ये रूस के एयरफ्रेम गिराने के रिकॉर्ड के लिए अच्छा नहीं है। यूक्रेन उड़ान में बेहतर हो रहा है और डच पायलट इसे अच्छी तरह समझते हैं। ज़खरोवा का तंज बाद में पाखंड में बदल गया जब उन्होंने कहा, हम याद दिलाना चाहेंगे कि भाड़े के सैनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर हैं। उन्हें जिनेवा कन्वेंशन की सुरक्षा नहीं मिलती। सच में रूस, जिस देश के पास भाड़े के अर्धसैनिक समूह यूक्रेन व दुनिया भर में सक्रिय हैं, वही अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करेगा। वही देश जिसकी रिपोर्ट है कि 2026 तक उसने कम से कम 18,000 विदेशी भाड़े के सैनिक रखे हैं। संभवतः ये संख्या और अधिक है। अगर रूस इसी आधार पर टिकने की कोशिश करेगा तो उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। उस पैर में घुटना, टखना या पिंडली की हड्डी नहीं है।
रूस के पास टिकने का आधार नहीं है और उसके पास भी भारे के सैनिक हैं। मेरा मतलब है, यूक्रेन अपने विदेशी लड़ाकों का रूस से बेहतर इस्तेमाल करता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। और शायद इस कहानी का जो ज्यादा चिंता करने वाला पहलू है, कम से कम नेटो के लिए, वो ये है कि ये कथित गुप्त पायलट नीदरलैंड्स और अमेरिका से आते हैं और दोनों ही नेटो के सदस्य हैं। हालांकि पायलट कथित तौर पर पूर्व सैनिक हैं और अब सेवा में नहीं हैं। रूस ने साफ कहा है कि यूक्रेन में किसी भी नेटो बल को वो रेड लाइन मानता है, जिससे हालात बहुत तेजी से बिगड़ेंगे। शांति समझौते के बाद भी नेटो की शांति सेना भेजने की संभावना रूस को अस्वीकार्य रही। न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण अभियान के अनुसार फ्रांस और यूके ने यूक्रेन में शांति समझौते को कायम रखने के लिए सैनिक भेजने का वादा किया, जिस पर रूस ने प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक, बेस या ढांचे विदेशी हस्तक्षेप माने जाएंगे और वैध लक्ष्य होंगे। रूस यूक्रेन में कथित तौर पर उड़ रहे डच और अमेरिकी पायलटों को भी वैसे ही देख रहा है। हालांकि बढ़ते तनाव का असर क्या होगा, देखना बाकी है। सबसे पहले जिस रिपोर्ट पर यह सब आधारित है, उसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और यूक्रेन निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं करेगा कि यह सच है। रूस नहीं जानता कि यूक्रेन के आसमान में विदेशी पायलट हैं या नहीं, और अगर वे हैं भी तो उन पायलटों को बहुत सावधानी से ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने के लिए निर्देशित किया जाता है। साथ ही वे यूक्रेन की सेनाओं को यह भी प्रशिक्षण दे रहे हैं कि अपने F-16 विमानों का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। अगर रूस ने यूक्रेन में किसी डच या अमेरिकी पायलट को मार दिया, तो नेटो भी रूस को वैसा ही जवाब दे सकता है जैसा रूस नेटो के यूक्रेन में घुसने पर देने की बात करता है। और आखिर में हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ये सब अफवाहें हैं। एविएशनिस्ट के अनुसार यूक्रेन में पश्चिमी पायलटों के उड़ान भरने की अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक हम पुष्टि मिलने के सबसे करीब इसी बार पहुंचे हैं, पर अभी भी ये अपुष्ट रिपोर्ट है जिसे यूक्रेन ने नकार दिया है। और फिलहाल इन रिपोर्टों को अपुष्ट ही माना जाएगा, जिससे रूस के लिए स्थिति और भी ज्यादा उलझन भरी हो जाती है। रूस जितनी चाहे धमकियां दे सकता है, लेकिन बिना किसी सबूत के ये धमकियां नेटो के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। और विडंबना यह है कि अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पुतिन द्वारा बाकी दुनिया को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उन्हीं दुष्प्रचार रणनीतियों को रूस पर लागू करके मानो बड़े मजे ले रहा है। क्या यूक्रेन में डच और अमेरिकी पायलट हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? रूस को पता नहीं चलेगा, क्योंकि यूक्रेन अब राज बेहतर रखता है। इस मामले में यूक्रेन अभी जल्दबाजी में कोई राज खोलने वाला नहीं है। रूस के ड्रोन दूर तक और धीरे उड़ते हैं। ये खतरनाक है और यूक्रेन के लिए इन्हें मार गिराना बेहद मुश्किल है, खासकर उसी तरह की वायु शक्ति से जिसमें F-16 जैसे विमान मिसाइलों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी कारण यूक्रेनी F-16 पायलट ने जो किया वो अविश्वसनीय है। इस पायलट ने एक हथियार का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रोन को तुरंत नष्ट कर दिया, जिससे उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कैमरे में कैद हो गया। देखिए यूक्रेन के पायलट ने अविश्वसनीय काम कैसे किया, और हम समझाएंगे कि ये शॉट दिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल क्यों था। आइए एक टेक डाउन से शुरू करें। 8 फरवरी को ये वीडियो वायरल हुआ। सिर्फ कुछ सेकंड का ये वीडियो हमें सब कुछ दिखा देता है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि यूक्रेन के F-16 पायलट ने वाकई में कमाल कर दिखाया। एक रूसी गिरान 2 ड्रोन को ऊपर उड़ते हुए देखा जा सकता है, जिसे नीचे खड़े लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसकी पहचान बताने वाली बनबनाहट पूरे माहौल में गूंज रही है। ड्रोन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसे रोकने के लिए आसपास कुछ भी नहीं है। फिर धमाका होता है और ड्रोन आग की लपटों में घिर जाता है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा व्यक्ति विस्फोट की तीव्रता से हैरान होकर पीछे हट जाता है। वे कैमरा फिर आसमान की ओर घुमाते हैं और नुकसान पहुंचाने वाली चीज को पकड़ते हैं। एक यूक्रेनी F-16 उड़ता है, जबकि ड्रोन के टूटे टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। वीडियो सार्वजनिक होते ही हमले के और विवरण सामने आए। एविएशनिस्ट उन कुछ स्रोतों में था जिसने ड्रोन को रूसी गिरान 2 बताया, जो ईरानी शाहिद 136 पर आधारित है। इसका मतलब है रूस इसी ड्रोन का इस्तेमाल अपनी लंबी दूरी की रणनीति में कर रहा है। जनवरी में रूस ने यूक्रेन पर 6000 से ज्यादा अटैक ड्रोन भेजे। जहां तक F-16 की बात है, ऐसा माना जाता है कि इसे यूक्रेन के 107वें अलग एविएशन विंग के एक सदस्य द्वारा संचालित किया गया था। वीडियो में सब आसान लगता है, लेकिन रूसी गिरान 2 को गिराना असल में बहुत मुश्किल था, और हम आपको इसके कारण समझाने वाले हैं। सबसे पहले आपको रफ्तार को ध्यान में रखना होगा। F-16 बहुत तेज गति से उड़ते हैं, जो रूस के लंबी दूरी के ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा है। इससे शुरुआत में ही तुरंत खतरा पैदा हो जाता है।
कीव पोस्ट के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कैमरे में कैद मुठभेड़ें बहुत खतरनाक होती हैं क्योंकि छोटी गलती भी तबाही ला सकती है। ये बात F-16 और गेरान 2 के मुकाबले में भी सही है। F-16 ऊंचाई पर मैक 2 की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है, जो लगभग 1500 मील प्रति घंटा होती है। जो F-16 फुटेज में दिख रहा था वो रूस के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, जो अपने आप में जोखिम भरा है, इसलिए वो शायद अपनी अधिकतम गति से कम रफ्तार पर उड़ रहा था। हम मान सकते हैं कि यूक्रेन का F-16 सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, संभवतः रूस के ड्रोन तक पहुंचने के लिए ध्वनि की गति भी पार कर रहा था। इसके विपरीत गेरान 2 की क्रूजिंग स्पीड लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा या लगभग 101 मील प्रति घंटा है। हालांकि इस ड्रोन के जेट इंजन वाले वेरिएंट भी हैं, जिनके बारे में रूस का दावा है कि वे 800 किलोमीटर प्रति घंटा या लगभग 500 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। अगर फिल्माया गया ड्रोन इन वेरिएंट्स में से एक था तो ये लगभग निश्चित है कि वो इतनी तेज रफ्तार से नहीं उड़ रहा था। इतनी कम ऊंचाई पर वो पर्यवेक्षकों के सिर के ऊपर से जल्दी गुजर जाता। मान लेते हैं कि फुटेज में दिखा गेरान 2 धीमा वेरिएंट था। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन ने एक ऐसे एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जो गेरान 2 की तुलना में लगभग 20 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है उस ड्रोन को नष्ट करने के लिए। ये ऐसा है जैसे एक ओलंपिक स्तर के धावक को किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दौड़ाना जो आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टा दौड़ रहा हो। ये फायदा लग सकता है, पर असल में ऐसा नहीं है। हाँ, यूक्रेन के F-16 पायलट AIM-9 साइडवाइंडर जैसी महंगी मिसाइल चला सकते थे, जिसकी कीमत वेरिएंट के अनुसार करीब $4 लाख है। ये एक आदर्श विकल्प नहीं है क्योंकि ऐसे ड्रोन की कीमत रूस को 20 से 50 हजार डॉलर पड़ती है। यहाँ फायर एंड फॉरगेट का इस्तेमाल नहीं हुआ। यूक्रेन के F-16 पायलट ने अलग हथियार इस्तेमाल किया। अब जानेंगे इससे जोखिम कैसे बढ़ा। हालांकि इस हथियार के इस्तेमाल का मतलब है कि हमारे ओलंपियन बनाम आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टा दौड़ने वाले धावक के उदाहरण में अब एक नया मोड़ आ गया है। अब ओलंपियन के ठीक सामने वो धावक है। उनका काम है बिना टक्कर दिए धावक को गिराना, और उनके पास सिर्फ एक बंदूक है जबकि वो तेज दौड़ रहे हैं। ये वही है जो फुटेज में दिखा था। यूक्रेन के पायलट की रफ्तार ड्रोन से कहीं ज्यादा होगी, खासकर निशाना लगाते समय। एक छोटी सी गलती या गलत फायर से बड़ी तबाही हो सकती थी। टक्कर होने पर गेरान 2 का विस्फोट, जो ड्रोन से दोगुना बड़ा था, F-16 पायलट को अपनी चपेट में ले लेता। उस पायलट को पहली ही कोशिश में सही निशाना लगाना था। हमारे कहने पर भरोसा करें, चुना हुआ हथियार इस काम में सहूलियत नहीं लाया। जैसा पहले बताया था, वो मिसाइल नहीं था। दी एविएशनिस्ट के मुताबिक यूक्रेन के पायलट ने F-16 के M61 वल्कन कैनन से रूसी ड्रोन गिराया। ये हथियार खराब नहीं है। 20 मिमी राउंड्स को 6000 प्रति मिनट दाग सकता है, जो शाहिद टाइप ड्रोन को नष्ट करने के लिए काफी है अगर गोलियां सही लगें। लेकिन निशाना लगाना सबसे बड़ी चुनौती है। मिसाइल के मुकाबले गन का इस्तेमाल करना ज्यादा किफायती है, लेकिन इसमें यह जोखिम भी है कि पायलट को नीचे उड़ना पड़ता है और धीमी गति से चल रहे लक्ष्य को जितना जल्दी हो सके निशाना बनाना पड़ता है। वॉर हिस्ट्री ऑनलाइन के अनुसार तोप की प्रभावी फायरिंग रेंज केवल 600 मीटर या लगभग 2000 फीट से थोड़ी कम है। इसका मतलब यह है कि माक 2 की रफ्तार से उड़ रहा एक F-16 रूस के ड्रोन के काफी करीब आना पड़ेगा ताकि तोप का इस्तेमाल किया जा सके। अधिकतम प्रभावी रेंज पर F-16 करीब 2200 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ता है, जिससे ये दूरी 1 सेकंड से भी कम में तय हो जाती है। इसी समय यूक्रेन के पायलट को ट्रिगर दबाना और रूसी ड्रोन के रास्ते से हटना था अगर वे पूरी रफ्तार से उड़ रहे थे। अगर हम माक 1 पर गति आधी भी मान लें तो भी सटीक शॉट के लिए 2 सेकंड से कम मिलेंगे, इससे पहले कि F-16 को ड्रोन से टक्कर का खतरा हो। अगर आपकी तोप 1 सेकंड में 100 राउंड दाग सकती हो, तब ऑल्सो वे राउंड निशाने पर नहीं होंगे। देर सबेर तबाही तय है। एविएशनिस्ट के अनुसार ये एयर टू एयर मिसाइल दूर से लॉन्च करने से ज्यादा जोखिम भरा है। अगर ये सफल होता है तो ये बेहद प्रभावी है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो इससे न सिर्फ विमान बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी उसके उच्च प्रशिक्षित पायलट की भी जल्दी ही जान जा सकती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि यूक्रेन के F-16 पायलट्स इतने प्रतिभाशाली होंगे कि वे अभी जैसा लक्ष्य भेद सकें। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इसमें छुपी विडंबना और एक जोखिम की चर्चा करेंगे जिसे यूक्रेन के F-16 पायलट ने विडंबना के मोर्चे पर उठाया। वही चीज जो F-16 को पारंपरिक खतरों जैसे मिसाइलों और अन्य विमानों से निपटने में इतना प्रभावी लड़ाकू विमान बनाती है, वही चीज इसे ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल करने में इतना जोखिम भरा बना देती है। नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार सुपरसोनिक स्पीड F-16 की इंटरसेप्ट क्षमता बढ़ाती है। हालांकि यह क्षमता तेज गति से उड़ने वाले विमानों और मिसाइलों को पकड़ने के लिए डिजाइन की गई थी, ड्रोन से निपटने के लिए नहीं।
जिस स्पीड से F-16 एक तरह के हथियार के साथ तालमेल बिठा सकता है, वही स्पीड पहले जिन मिड एयर टकरावों का हमने जिक्र किया था वैसी घटनाओं का कारण बन सकती है, और शायद बनी भी है। यूक्रेन ने ड्रोन पर किए गए अपने हमलों में पहले भी F-16 खोए हैं। मई 2025 तक यूक्रेन के 3 F-16 क्रैश हो चुके थे, जिनमें हालिया विमान तब गिरा जब वो M61 तोप से हवाई लक्ष्यों को निशाना बना रहा था। एक लेख में जिसमें उन्होंने इस घटना पर चर्चा की, सैन्य विशेषज्ञ वेस ओडोनल कहते हैं कि संभवतः F-16 या तो क्रूज मिसाइलों या आ रहे ड्रोन को मार गिराने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने 4 लक्ष्यों में से 3 को मार गिराने में सफलता पाई, इससे पहले कि विमान में आपात स्थिति उत्पन्न हो गई। F-16 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन पायलट ने समय रहते जेट को आबादी से दूर ले जाकर इजेक्ट किया और वे सुरक्षित हैं। अब हमें नहीं पता कि क्या पायलट जिन लक्ष्यों को अपने M61 से नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कोई एक लक्ष्य F-16 से टकरा गया। एक यांत्रिक खराबी भी आ सकती थी, शायद इसलिए भी क्योंकि पायलट को धीमी गति वाले लक्ष्यों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा घुमना और मोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि फरवरी में शानदार कारनामा करने वाले F-16 पायलट को पता था कि उनका कदम कितना खतरनाक था। उन्होंने देखा था कि ऐसा करने से तबाही हो सकती है, फिर भी जोखिम उठाया और सफल रहे। इन जोखिम भरे हालात में यूक्रेन के F-16 पायलट को रूस के ड्रोन पर हमला करते वक्त एक और चिंता सताने लगी। द एविएशनिस्ट के मुताबिक रूस ने गेरांड ड्रोन में 9 के 333 वेरबा मैन पैड्स लगाना शुरू किया है। एक साबुत ड्रोन के यूक्रेन में उतरने से पता चला कि मैन पैड्स गेरांड 2 के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस मैन पैड में सोवियत युग की R-60 इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगी है, जिसे मिसाइलों या विमानों पर दागा जा सकता है जो इसे रोकने आते हैं। हम नहीं जानते कि तने गेरांड 2 ड्रोन इन मैन पैड से लैस हैं, या यूक्रेन पायलट ने गिराए ड्रोन में मैन पैड था या नहीं, क्योंकि फुटेज में सिर्फ ड्रोन का नीचे का हिस्सा दिखता है। जो हम जानते हैं वो ये है कि रूस अपने इस लंबे रेंज वाले ड्रोन का बदला हुआ वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। अब रूस के कुछ गेरांड 2 में आ रहे F-16 पर जवाबी हमला करने की क्षमता है, जिससे खतरा बढ़ गया है। इनसे निपटने के लिए यूक्रेन को खास पायलटों की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि यूक्रेन के पास ऐसे खास पायलट हैं, जैसा कि हमने फुटेज में देखा। यूक्रेन ने अपने पायलटों को F-16 का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए ट्रेनिंग पर भेजना काफी पहले ही शुरू कर दिया था, इससे पहले कि देश में पहला फाइटर जेट दिसंबर 2023 में पहुंचे। फोर्सेस न्यूज के अनुसार यूक्रेनी फाइटर पायलट यूके की रॉयल एयर फोर्स RAF के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और RAF प्रोग्राम के बाद भी आगे ट्रेनिंग के लिए गए। पहले बैच में 6 पायलट थे, बाद में और भी पायलट आए और उन्हें दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो सोवियत युग के रूसी एयरफ्रेम्स उड़ाने के बाद अब F-16 उड़ाना सीखना, और दूसरा एविएशन से जुड़ी खास अंग्रेजी भाषा सीखना, जो उन्हें अपने F-16 का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी थी। अन्य 10 पायलटों ने भाषा कोर्स पूरा किया, लेकिन वे यूके में फ्लाइट ट्रेनिंग और अन्य कौशल जैसे सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग व एविएशन मेडिसिन सीखने के लिए रुके रहे। तब भी यूक्रेन के पायलट अपनी अद्भुत क्षमताएं दिखा रहे थे। एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन, जो यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग शुरू होने पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ थे, ने पहले प्रशिक्षुओं की जमकर तारीफ की। द फ्यू का जिक्र करते हुए, जो यूके में पिछली पीढ़ी के उन प्रतिभाशाली पायलटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लुफ्टवाफे का मुकाबला किया था, नाइटन ने कहा, हमारे लिए ये सम्मान की बात रही है कि हमने आपको यहाँ यूके में आपकी मेजबानी की और ट्रेनिंग दी। आपकी सीखने की उत्सुकता, जोश, पेशेवर क्षमता, साहस और लक्ष्य पर केंद्रित रहने से हम बहुत प्रभावित हैं। ये साफ है कि यूक्रेन के पायलट शुरू से F-16 के लिए पूरी तरह योग्य थे। हालांकि अगस्त 2024 में जब से देश में पहले F-16 विमान आए थे, तब से यूक्रेन ने जो दिखाया है उससे साफ है कि उसके पायलट सिर्फ सीखी हुई बातें ही लागू नहीं करते, बल्कि उससे कहीं ज्यादा करते हैं। वे उसी पर आगे बढ़ते हैं, नवाचार करते हैं, और उन्होंने कई बार ये दिखाया है कि वे F-16 का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से कर सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जनवरी 2025 तक यूक्रेन के F-16 पायलट बहुत ही कम समय में काफी बेहतर हो गए थे। उसी महीने देश के एक पायलट ने एक ही मिशन में रूस की 6 क्रूज मिसाइलों को नष्ट करके दुनिया में पहली बार ऐसा कर दिखाया। इस उपलब्धि का थोड़ा संदर्भ समझिए। F-16 ने 2024 में 50 साल पूरे कर लिए। ये बिल्कुल भी नया एयरफ्रेम नहीं है, और इसकी उम्र का मतलब है कि पिछले 50 सालों में किसी भी पायलट के पास मौका था कि वो वैसा ही कुछ कर सके जैसा यूक्रेन के पायलट ने जनवरी 2025 में किया, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जब तक यूक्रेन के पायलटों के हाथों में पश्चिमी फाइटर जेट नहीं आया, तब तक किसी ने ऐसा नहीं किया।
अमेरिकी वायुसेना के अनुभवी जॉन वेनेबल ने तुरंत इस बात को उजागर किया कि ये कितना प्रभावशाली था। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के पायलटों ने पहले ही अपनी पश्चिमी ट्रेनिंग को शीत युद्ध के कौशल के साथ मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे एक नई उड़ान शैली बन रही थी, जिससे पश्चिम को भी सीखना था। आपकी ये क्षमता कि आप वास्तव में बहुत नीचे उड़ सकते हैं जब तक कि आपको खुद को उजागर करने की जरूरत न पड़े, चाहे वह हथियार गिराने के लिए हो या किसी दूसरे विमान को मार गिराने के लिए। यह कौशल हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। वेनेबल ने यूक्रेन के पायलटों द्वारा इस्तेमाल की जा रही तकनीकों के बारे में कहा। ऐसा करने में समय लगता है और इस प्रक्रिया में आप कई विमान खो देते हैं, कई पायलट भी खो देते हैं क्योंकि वे जमीन से टकरा जाते हैं। ये शीत युद्ध के दौर की रणनीतियां हैं और जैसा कि वेनेबल बताते हैं, यूक्रेन ने इनमें पहले ही महारत हासिल कर ली है और अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा कि वो 1990 के दशक में छोड़ी गई ऐसी ही रणनीतियों को अपनाना शुरू करे। सिर्फ 1 साल में छात्र ही शिक्षक बन गए जब बात F-16 के इस्तेमाल की आई। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। वेनेबल्स की टिप्पणी के 1 साल बाद यूक्रेन दिखा रहा था कि वो F-16 के साथ और भी ज्यादा नवाचार कर सकता है। इस साल की शुरुआत तक यूक्रेन के पायलटों ने अपनी अग्रिम पंक्ति की मुठभेड़ों में नाटो की रणनीति का काफी हिस्सा छोड़ दिया था। उन पायलटों में से एक ने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा, जब हम ट्रेनिंग से घर लौटे तो हमें असलियत का सामना करना पड़ा। विदेश में हमें जो रणनीतियां सिखाई गई थीं, वे उस युद्ध के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं थीं जो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि वे रणनीतियां हमारे साझेदारों द्वारा लड़े गए पिछले युद्धों पर आधारित थीं और ये युद्ध बुनियादी रूप से अलग है। यूक्रेन के सामने जो चुनौती थी वो ये थी कि नाटो की रणनीति पूरी तरह से संख्या और कौशल के संयोजन के जरिए हवाई वर्चस्व स्थापित करने पर आधारित है। यूक्रेन के पास कौशल तो बहुत है, लेकिन रूस में ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिए उसके पायलटों ने फिर से खुद को ढाल लिया। उन्होंने अमेरिकी एयर प्लेटफॉर्म के बारे में शुरू में सीखी हर बात पर फिर से विचार किया। क्रूज मिसाइल नष्ट करने, ड्रोन गिराने और रूस से संपर्क लाइन के पास लड़ने के तरीके, साथ ही खुद को एयर डिफेंस के खतरे से बचाने के उपाय। यूक्रेन के पायलटों को ये सब खुद सीखना पड़ा। पश्चिमी प्रशिक्षण सिर्फ एक आधार था, पूरा ज्ञान नहीं। यही बात हमें उस फुटेज तक लौटाती है। आम दर्शक के लिए फरवरी में वायरल वीडियो खास नहीं लगता। एक रूसी ड्रोन को F-16 से गिराया जाता है। ये बात समझ में आती है। F-16 ड्रोन की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनके लिए यह वीडियो दिखाता है कि यूक्रेन के पायलटों को इतना खास क्या बनाता है। तेज रफ्तार में ऐसा निशाना लगाना जबकि सामने ऐसा खतरा हो जो जवाबी फायर भी कर सकता था, वाकई काबिले तारीफ है। यूक्रेनी पायलट को सबसे पहले निशाना लगाने के लिए इतनी नीची उड़ान भरनी पड़ती है, ये भी उतना ही काबिले तारीफ है। उस घटना से बिना किसी नुकसान के निकलने और अपने रिकॉर्ड में एक और रूसी ड्रोन जोड़ने के लिए पायलट को बहुत सारी चीजों को संभालना पड़ा, जिससे ये साफ है कि जो हमने फुटेज में देखा वो कोई आम निशाना नहीं था, वो असाधारण था। चौंकाने वाली बात है कि यूक्रेन ने F-16 विमान मिलते ही ये सब करना शुरू कर दिया था। सितंबर 2025 में यूक्रेनी F-16 द्वारा शाहिद ड्रोन गिराने का फुटेज सामने आया। ये फुटेज हाल ही के क्लिप जितना ज्यादा साझा नहीं हुआ था, क्योंकि सच कहें तो इसमें क्या हुआ देखना मुश्किल था। कैमरा हिल रहा था और घटना को फिल्माने वाले व्यक्ति ने मुश्किल से ही जो हुआ उसे कैद कर पाया। साथ ही F-16 काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता दिखा। अगर ध्यान दे तो फुटेज में सब दिखता है। एक और F-16 गुजरता है और रूसी ड्रोन धूल बन जाता है। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार F-16 का इस तरह इस्तेमाल दुश्मन के गले की फांस बन गया है। इस साल की शुरुआत तक यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी क्रूज मिसाइलों और अटैक ड्रोन के खिलाफ 1000 मार गिराए हैं। इनमें एयर टू एयर मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल संभव नहीं लगता। यूक्रेन ने अगर ऐसा किया होता तो वो कई मिलियन डॉलर का गोला बारूद खपा चुका होता। M61 ही पसंदीदा हथियार होना चाहिए, सिर्फ फरवरी में ही नहीं बल्कि लगभग हर मुठभेड़ में। यूक्रेन ने रूस की हवाई संपत्तियां गिराने में महारत हासिल कर ली है। इन पायलटों को जोखिमों का पता है और उनमें कौशल भी है। फरवरी में एक पायलट ने इन कौशलों का दुर्लभ प्रदर्शन किया जब उन्हें वो करते हुए फिल्माया गया जो वे 1 साल से भी ज्यादा समय से कर रहे थे। ऐसे और भी दृश्य मिलेंगे। यूक्रेन को 1000 हवाई मार गिराने में 1 साल से थोड़ा ज्यादा लगा और 2026 के अंत तक ये 2000 तक पहुंच सकता है। इससे साबित होता है कि ये विमान और इसे उड़ाने वाले रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में कितने अहम हैं। अगर पुतिन सोचते हैं कि यूक्रेन F-16 सिर्फ रक्षा में इस्तेमाल करेगा तो उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि अपने अमेरिकी निर्मित फाइटर जेट्स का इस्तेमाल जमीन पर नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे करना है। नवंबर 2025 के अंत में यूक्रेन ने मिर्ना राड पर हमला कर रही रूसी सेना को जाल में फंसाया और F-16 विमानों से समन्वित जवाबी हमला कर रूस को तबाह कर दिया। हमारे वीडियो में देखें कैसे यूक्रेन ने मिर्ना राड में तबाही मचाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और गहराई से यह समझने को मिले कि यूक्रेन अपने पश्चिमी हथियारों का कितने हैरत अंगेज तरीकों से इस्तेमाल करता है। धन्यवाद।